अस्सलामुअलैकुम। तालूत ने अपने पीछे खड़खड़ाहट की कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनते हुए कहा। बेकार है, बेसूद है। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए गर्दन पीछे करके देखा। डेविड गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा जैसे बिल्कुल जाम होकर रह गया था। यह अजीबोगरीब किस्म की गाड़ी है डेविड, तालूत ने एक शाने बेनियाजी के साथ कहा। इसके पिछले दरवाजे के खुलने का सिस्टम भी अगले दरवाज़ों से वाबस्ता है। जब तक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी नहीं चाहेगा, पिछले दोनों दरवाजों में से कोई एक भी खुल नहीं पाएगा। लानत हो तुम पर, डेविड ने दांत पीसकर कहा। तुम लोगों ने तो मुझे किसी चूहे की तरह फांस लिया है। हमारे ऊपर लानत भेजने के बजाय अपने ऊपर लानत भेजो, तालूत ने कहा। तुम पैसे लेकर बेगुनाह इंसानों को कत्ल करते हो। हम तो तुम्हारे लिए सिर्फ इंसाफ के तालिब हैं, और इंसाफ की तलब करने वालों पर लानत नहीं भेजी जाती। डेविड ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तुमने स्मिथ और उसके लोगों की कारस्तानियों के बारे में जो बातें डेविड को बताई हैं, वो वाकई सच हैं या तुमने महज उसको डराने के लिए सब कुछ कहा है? मैंने तालूत से उर्दू में पूछा। वो सब कुछ सच है, तालूत ने कहा। जब तुम शकीला वगैरह को छोड़ने के लिए होटल गए हुए थे, इस असना में रासिम ने सारे ड्रामे के बारे में काफ़ी मालूमात जमा कर ली थी, जो डेविड की ज़ुबान से इकरार जुर्म कराने के लिए काफ़ी थी। बाकी मालूमात जमा करने के लिए रासिम इस वक्त भी मसरूफ़ है। ये बिल्कुल सच है कि स्मिथ ने अपने आदमियों के जरिए डेविड की कार में खुफिया मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर नस्ब करा दिए थे, और डेविड और स्मिथ दोनों इस बात से लाइलम है कि इस वक्त वो कैमरा और टेप रिकॉर्डर मेरे कब्जे में मौजूद है। दरअसल अदालत और ज्यूरी की नज़र में सिर्फ मुजरिम का इकबाल जुर्म ही काफ़ी नहीं होता, इसके लिए ठोस और नाकाबिले तरदीद शहादतों की भी ज़रूरत होती है। कुछ बातें तो मैंने डेविड को बता दी हैं जो तुमने भी सुन ली हैं। अब देखना यह है कि ये बकिया बातें पुलिस के सामने बयान करता है या नहीं। तुम खुद इसकी ज़ुबान से ही सुन लेना, और अगर इसने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं वहीं इसके झूठ का पर्दा चाक कर दूंगा। इस असना में हम लोग एक पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल हो चुके थे। एक कांस्टेबल फौरन हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया और दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया। पहले तालूत अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर पड़ा। कांस्टेबल हमारे पास आ गया। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इस वक्त ड्यूटी पर कोई ऑफिसर मौजूद है? तालूत ने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। सार्जेंट निकलसन मौजूद है। तुम्हें क्या मसला दरपेश है? हम एक कातिल को गिरफ्तार करके लाए हैं, तालूत ने कहा। कातिल को? कांस्टेबल की जुबान से हैरत से निकला। ये किस तरह मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है, तालूत ने कहा और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर डेविड को हाथ से पकड़कर नीचे घसीट लिया। डेविड हर किस्म की मुजाहमत करने से कासिर था। यह शख्स कातिल है, तालूत ने कहा। इसने एक औरत को कत्ल किया है अभी कुछ देर पहले। ओह, कांस्टेबल ने कहा। एक औरत के कत्ल के बारे में तो यहाँ भी एक इतला आई है। चलो अंदर सार्जेंट के पास चलो। और उसने डेविड का दूसरा बाजू अपने हाथ से थामना चाहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके लिए मैं तन्हा ही काफ़ी हूँ। हम चारों सार्जेंट निकलसन के कमरे में पहुंचे, जो एक सिगार मुंह में दबाए किसी फाइल का मुताला कर रहा था। हमारी कारवां को देखकर उसने फाइल बंद कर दी और हैरत से हमें देखने लगा। डेविड की हालत इस वक्त मुर्दों की सी थी, और तालूत सिर्फ एक हाथ से उसे पकड़े हुए था। सार्जेंट, तालूत ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें कुछ देर पहले कत्ल की जाने वाली एक औरत के बारे में कोई बात मालूम हुई है? अगर तुम्हारी मुराद उस नौजवान औरत से है जो एक जर्द रंग का ओवरकोट पहने हुए थी और जिसकी लाश सुनसान सड़क के किनारे पाई गई और जिसके सीने में दिल के ऊपर रिवॉल्वर की गोली लगी हुई थी, तो इस कत्ल के बारे में हमें इल्म हो चुका है और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा चुकी है। उस औरत के परस से बरामद होने वाले कागजात से उसकी शनाख्त भी हो चुकी है। क्या तुम इसका नाम बताना पसंद करोगे, सार्जेंट निकलसन? तालूत ने पूछा। डेविड का रंग लम्हा बलम्हा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। सार्जेंट निकलसन ने एक नज़र गौर से हम तीनों को देखा और फिर हमसे बैठने को कहा। हम तीनों उसकी मेज़ के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। तालूत डेविड के हाथ को पकड़े हुए था और डेविड अब कोई मुज़ाहमत नहीं कर रहा था। तुम्हें इस केस के बारे में क्या मालूम है और तुम यहाँ किस लिए आए हो? सार्जेंट ने मुश्तबा नज़रों से देखते हुए कहा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि एक कातिल को तुम्हारे हवाले करके अपना रास्ता लें, तालूत ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। यह शख्स जिसका नाम डेविड है, एक औरत के कत्ल का मुर्तकिब हुआ है। मुमकिन है वो वही औरत हो जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। उस औरत का नाम टीना था, निकलसन ने कहा। टीना स्टीफन। बिल्कुल ठीक, तालूत ने जवाब दिया। अब अपने मुलजिम को संभालो, यही वो शख्स है जिसने टीना को कत्ल किया है। तुम ये बात इतने वसूख के साथ किस तरह कह सकते हो? निकलसन ने तालूत को घूरते हुए कहा। गो कि ये एक गैर ज़रूरी और अहमकाना सवाल है, तालूत ने कहा। लेकिन फिर भी मैं वह सबूत तुम्हारे हवाले किए देता हूँ जो मेरे कब्जे में मौजूद है। और इसके साथ उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी डिबिया जैसी चीज़ निकाली और सार्जेंट के सामने रख दी। ये मुलजिम की कार से बरामद होने वाला मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर है। तुम इत्मीनान के साथ इन दोनों चीज़ों को देख लेना और हकीकत हाल तुम पर वाज़ेह हो जाएगी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास बैठ सकें। हमें अब इजाज़त ही दे दो तो बेहतर है। ज़रा चंद मिनट ठहरो।
सार्जेंट ने जल्दी से एक पैड और एक कलम अपनी तरफ घसीटते हुए कहा। फिर वो डेविड की तरफ देखकर बोला, क्या ये शख्स ठीक कह रहा है? पता नहीं ये क्या कह रहा है, डेविड ने मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया। जो चीज़ें इसने तुम्हारे हवाले की हैं मुझे नहीं मालूम कि उनमें क्या है, लेकिन मिस्टर शहराजी, उसने तालूद की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुमने किस वक्त और किस तरह मुबैना तौर पर मेरी कार में से इन चीज़ों को निकाला? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो अपनी गाड़ी में से उतरे भी नहीं थे। क्या तुम्हें कोई जादू आता है? यह एक गैर ज़रूरी सवाल है, तालूद ने कहा। फिर भी सार्जेंट, मैं तुम्हारी मदद करने की गर्ज से सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ इतनी देर मौजूद रहूँ कि तुम ये टेप सुन लो। फिल्म बाद में देख लेना और डेविड को भी दिखा देना। इसके बाद तुम इस इत्मीनान से सवाल जवाब कर सकते हो। और ये रिवॉल्वर भी रख लो जिसमें सिर्फ एक गोली थी जो टीना की हलाकत का सबब बनी। सार्जेंट के हुक्म पर उसके कमरे के दरवाजे पर मुसल्ला गार्ड्स मुतय्यन कर दिए गए और इसके बाद उसने अपने एक नायब को हुक्म दिया कि इस टेप रिकॉर्डर को चालू कर दिया जाए। डेविड के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसे तालूद की बात का यकीन नहीं, क्योंकि यह हकीकत थी कि जिस वक्त हमने डेविड को अपनी कार में लिफ्ट दी थी तो हम दोनों में से कोई भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरा। लिहाजा डेविड का अपनी जगह पर यह सोचना बजा था कि अगर वाकई उस कार में कोई ऐसा खुफिया कैमरा और टेप मौजूद था तो वो शहराजी के पास किस तरह आ गया, जबकि शहराजी ने उसकी कार को छुआ तक नहीं। लेकिन जब टेप चालू हुआ तो डेविड एकदम उछल पड़ा। उसकी आंखें फरते हैरत से फैल गईं और फिर उनमें खौफ के गहरे साए लरजने लगे। तुम्हारा शुक्रिया डेविड कि तुमने मुझे देखकर गाड़ी रोक ली। टेप में से एक नुस्वानी आवाज़ बुलंद हुई जिसे और कोई नहीं तो डेविड तो ज़रूर पहचानता था। मुझे मालूम था कि तुम इस तरफ से गुजरोगी। डेविड की हंसी में डूबी हुई आवाज़ उभरी, और मैं काफ़ी देर से तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा हुआ था। तुम्हें क्यों कर मालूम था कि मैं इधर से गुजरूंगी? टीना की आवाज़ में हैरत थी। इसलिए कि मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि रिचर्ड की मालिका मकान अपने किसी गैर शादीशुदा किराएदार को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो किसी औरत को रात भर के लिए अपने फ्लैट में रखे। डेविड अपनी आवाज़ सुनकर सख्त खौफजदा हो रहा था। तो तुम्हें इस बात का इल्म है कि मैं रिचर्ड के साथ थी? टीना की आवाज़ सुनाई दी। क्यों नहीं? डेविड ने खुद अपनी आवाज़ सुनी। रिचर्ड से तुम्हारे ताल्लुकात किसी से ढके छुपे तो नहीं, जबकि तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह मालूम है कि रिचर्ड स्मिथ के ग्रुप के मुखालिफ और दुश्मन ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है, और स्मिथ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम रिचर्ड से मिलो। वो कई बार इस बारे में तुमसे गुफ्तगू कर चुका है और मैंने भी स्मिथ को साफ बता दिया है कि मैं रिचर्ड को नहीं छोड़ सकती। हम दोनों शादी का फैसला कर चुके हैं। टीना की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने स्मिथ से कह दिया है कि मैं उसके गिरोह को छोड़ रही हूँ, लेकिन ये बात तो तुम्हें मालूम है कि स्मिथ अपने गिरोह से किसी शख्स को निकलने की इजाज़त नहीं देता। वह तुम्हें कैसे इस बात की इजाज़त दे सकता है कि तुम इसके गिरोह को छोड़ दो और उसके मुखालिफ गिरोह के एक शख्स से शादी कर लो? ये नामुमकिन है। और फिर तुम्हें याद होगा कि शादी का वादा तो तुमने मुझसे भी किया था। डेविड की आवाज़ आई। वह एक भूली हुई याद है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। टीना की आवाज़ सुनाई दी। अब मैंने रिचर्ड से शादी का फैसला कर लिया है और अगले हफ्ते हम लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन स्मिथ का फैसला है कि तुम अगले हफ्ते तक जिंदा नहीं रहोगी। डेविड की आवाज़ सुनाई दी। और उसने इस काम के लिए मुझे मामूर किया है। डेविड ने अपनी आवाज़ सुनी और इसके साथ ही रिवॉल्वर की गोली के धमाके की आवाज़ और टीना की आखिरी चीख बुलंद हुई। इसके चंद लम्हे बाद गाड़ी के ब्रेकों के चिरचिराने की आवाज़ सुनाई दी और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खुलने और कोई चीज़ भद्द से बाहर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। अब टेप रिकॉर्डर में गाड़ी के इंजन की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ कोई आवाज़ नहीं थी। निकलसन ने इशारा किया और उसके मातहत ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। डेविड के चेहरे का रंग धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद हो रहा था। डेविड, निकलसन ने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ हमने सुना, क्या तुम इसकी हकीकत से इनकार कर सकते हो? चंद लम्हों तक खामोशी रही। सब लोगों की निगाहें डेविड की तरफ लगी हुई थी। डेविड बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। अगर तुम कोई जवाब नहीं देना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है, निकलसन ने कहा। तुम चाहो तो अपने वकील से मशवरा करने के बाद अपना बयान दे सकते हो। फिलहाल तुम्हें टीना के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं। मैं अपने वकील से मशवरा करने के बाद ही कोई जवाब दूंगा, डेविड ने आस्तिकी से कहा। ठीक है, निकलसन ने जवाब दिया। तुम सुबह यहाँ से फ़ोन करके अपने वकील को तलब कर सकते हो। अभी हम तुम्हारे साथ चलकर इस फिल्म को भी देख लेते हैं जो इन हजरात ने मुहैया की है। तुम लोग अब डेविड के साथ मिलकर यह फिल्म देखो, तालूद ने खड़े होते हुए कहा, और हमें इजाज़त दो, हम इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। बस मैं तुम लोगों के चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, सार्जेंट निकलसन ने फिल्म हाथों में संभालते हुए कहा। हमें अपने नाम और पते बता दो कि हम तुम्हें ज़रूरत के वक्त ज़हमत दे सकें। मेरा नाम असफंदियार शहराजी है और ये मेरे दोस्त बहरोज़ नक्शबंदी हैं, तालूद ने कहा। हम दोनों का ताल्लुक़ ईरान से है और हम प्राइवेट सुराग रसां हैं। इन दिनों हम एक केस के सिलसिले में लंदन आए हुए थे कि इत्तफाक से हमें इस वारदात का इल्म हो गया और हमने इसकी सारी तफसीलात तुम तक पहुंचा दी हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। अब हमें इजाज़त दो। सिर्फ एक सवाल और, निकलसन ने खुश आमदाना लहजे में कहा। तुम लोगों ने पुलिस के साथ बहुत ताउन किया है। सिर्फ इतना और बता दो कि तुम लोगों का क़याम कहाँ है, ताकि आइंदा तफ्तीश के दौरान अगर किसी वक्त ज़रूरत हो तो तुम्हें बुलाया जा सके। इसके जवाब में तालूद ने एक ऐसे होटल का नाम बता दिया जिसमें हम मुकीम नहीं थे और कमरे का फर्जी नंबर भी बता दिया।
हम तुम्हें दोबारा जहमत देंगे, निकलसन ने कहा, और हमें उम्मीद है कि तुम आइंदा भी पुलिस के साथ इसी तरह ताउन करोगे जिस तरह तुमने अब किया है। ये एक इंसानी ज़िंदगी का मामला है। एक औरत कत्ल की जा चुकी है और कातिल को तुम लोगों ने पकड़ लिया है। मुलजिम से अब कानून के तकाज़ों के मुताबिक ही निपटा जाएगा। लेकिन क्या तुम स्मिथ के बारे में कुछ जानते हो जिसका जिक्र टेप की गुफ्तगू में आया है? नहीं, हम स्मिथ के बारे में कुछ नहीं जानते, तालूत ने कहा, और इसके बाद हम वहाँ से चल दिए। लो भाई, डेविड का मसला तो हल हो गया, तालूत ने बाहर निकल कर कहा। उसने स्मिथ से रकम लेकर टीना को कत्ल किया और स्मिथ ने बदयानती का मुजाहरा करते हुए खुद डेविड को भी ख़त्म करने का सारा मंसूबा मुकम्मल कर लिया। अब मेरा ख्याल है कि हम स्मिथ से भी दो दो हाथ करते चलें ताकि ये किस्सा ही सिरे से ख़त्म हो जाए और हम सुकून का सांस लेकर होटल वापस जा सकें। हाँ यार, मैंने जवाब दिया, जब डेविड का मसला कानून के सुपुर्द कर दिया तो फिर असल मुजरिम यानी स्मिथ को क्यों छोड़ा जाए। रासिम की रहनुमाई में हम स्मिथ के मकान तक जा पहुंचे। हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट बदली हुई थी। गाड़ी हमने स्मिथ के घर से खासे फासले पर खड़ी की। अच्छा भाई, अब जो ड्रामा होगा उसमें तुम्हारा किरदार सिर्फ इतना होगा कि तुम मख्फी होकर मेरे साथ रहना, तालूत ने कहा। मैं मख्फी नहीं होऊंगा बल्कि एक दूसरी शक्ल इख्तियार करूंगा और मेरे साथ कोई और भी होगा जो जाहिर होगा। अलबत्ता तुम मख्फी होगे, लेकिन तुम मुझे भी देख रहे होगे और दूसरे को भी जो मेरे साथ होगा। ठीक है, मैंने कहा, और फिलहाल घर में दाखिल होने के लिए हम दोनों को मख्फी होना पड़ेगा, तालूत ने कहा। अलबत्ता स्मिथ के सामने पहुंचकर सिर्फ तुम मख्फी रहोगे। और हम लोग मख्फी होकर गेट के रास्ते स्मिथ के मकान में दाखिल हो गए। गेट अंदर से बंद था और इत्तेफाक से इस वक्त वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। तालूत ने गेट को हाथ लगाया और वह फौरन खुल गया। ये काफ़ी बड़ा मकान था और लंदन में इस किस्म के मकानात सिर्फ बहुत ही मालदार लोगों के हो सकते थे। बरामदे में हमें एक मुसल्ला शख्स टहलता हुआ नजर आया जो बड़ा चाको चौबंद नजर आ रहा था। इसके अलावा नीचे और कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद वो सब लोग सो चुके थे। स्मिथ इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में है, तालूत ने चुपके से मुझसे कहा। हमें अब ऊपर चलना है। ऊपर जाने के लिए हमें ड्राइंग रूम में दाखिल होना था जिसका दरवाज़ा बरामदे में खुलता था और बरामदे में एक मुस्ताद चौकीदार मौजूद था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं अभी उसे यहाँ से लेकर चलता हूँ, तालूत ने कहा, और इसके साथ ही गेट पर लगी हुई कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। मुसल्ला चौकीदार फौरन गेट की तरफ लपका। हमारे लिए बस इतनी ही मोहलत काफ़ी थी। तालूत ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा दोबारा इसी तरह बंद हो गया। अब मुसल्ला चौकीदार अपनी वापसी के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अदम मौजूदगी में किसी ने दरवाज़ा खोला है। ड्राइंग रूम से ही जीना ऊपर जाता था। चंद मिनट में हम लोग बालाई मंजिल पर पहुंच गए। बालाई मंजिल में कई कमरे थे। तालूत मेरा हाथ पकड़े हुए मुतअद्दिद कमरों के सामने से गुजरता चला गया। ये पूरे का पूरा मकान बदमाशों का अड्डा है, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। तमाम कमरों में हर किस्म के बदमाश अपनी अपनी आवारा दाश्ताओं के साथ मैं बेख्वाब हैं। बहरहाल इन तमाम लोगों को तो जहन्नुम में डालो, इसलिए कि फ़िलहाल ना तो हमारे पास इतना वक्त है कि हम इन सब से निमट सकें और ना हम इन सब लोगों से कोई ख़ास दिलचस्पी है। एक बार अगर स्मिथ को कड़ी सज़ा मिल गई तो इन सब के होश ठिकाने आ जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि इनमें से बहुत से ज़िंदगी भर के लिए बदमाशी से तौबा कर लें। एक दरवाजे पर पहुंचकर हम दोनों रुक गए। ये स्मिथ का कमरा है, तालूत ने सरगोशी की और दरवाजे पर हाथ रख दिया। दरवाज़ा बगैर किसी आवाज़ के खुल गया। मैं और तालूत मख्फी हालत में कमरे के अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। कमरे में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था और बिस्तर पर एक शख्स महवे ख्वाब था। वो एक लहीम शहीम और बहुत भारी तनोतोश का आदमी था। उसका वजन उसके कद के लिहाज से कहीं ज़्यादा था। कोई 1 घंटा पहले तक ये अपने बिस्तर पर तन्हा नहीं था, तालूत ने सरगोशी में मुझसे कहा। इसके साथ इसकी एक नाम निहाद महबूबा भी थी, लेकिन मेरी हदायत पर रासिम ने इसकी महबूबा को एक बहाने से यहाँ से चलता कर दिया, क्योंकि जो मंजर अब यहाँ पेश होने वाला है वो यकीनन इसकी दहशत को बर्दाश्त न कर पाती। मैं अभी कोई जवाब देने भी ना पाया था कि अचानक मेरे नज़दीक 2 इंसान नमूदार हो गए। मैं इन दोनों इंसानों को बखूबी पहचानता था। उनमें से एक डेविड था। वो बिल्कुल उसी लिबास और उसी हुलिये में था कि जिस तरह मुझसे पुलिस स्टेशन में छोड़कर आए थे। और दूसरा शख्स, उफ मेरे खुदा, सब कुछ जानने बूझने के बावजूद खौफ और दहशत के आलम में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो टीना थी, मगर किस हाल में। उसका ओवरकोट उतरा हुआ था और वो सिर्फ स्कर्ट और ब्लाउज में मलबूस थी। उसके दिल के ऐन ऊपर एक सुराख था और उस सुराख में से खून का फवारा उबल रहा था। ताज़ा ताज़ा और गरम गरम खून उसके जिस्म से एक मोटी धार की सूरत में बह रहा था। टीना का चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था, किसी बेजान लाश की तरह जर्द और खुश्क। उसकी बेनूर आंखें खला में घुर रही थी। हाथ मत छोड़ देना आरिफ, डेविड ने मुझसे कहा, और इसी तरह मख्फी रहना। टीना आगे बढ़ी और उसने सोए हुए स्मिथ का शाना झंझोड़कर उसे बेदार कर दिया। स्मिथ आंखें मलता हुआ हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका मुंह खुला हुआ था। उसने जोर से अपने सर को झटका दिया। उसका ख्याल था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। यह ख्वाब नहीं है स्मिथ। टीना के होंठों से एक इस कदर खौफनाक हद तक खोखली आवाज़ निकली कि मेरा कलेजा कांप उठा। यह ख्वाब नहीं है स्मिथ। उसने अपने अल्फाज को दोहराया। तुम आलम बेदारी में हो और मैं टीना हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या तुम भूल गए कि कितना अरसा तुमने मेरी रफाकत में गुजारा
और जब तुम्हारा दिल भर गया तो तुमने मुझे डेविड के हवाले कर दिया था और मैंने और डेविड ने आपस में शादी करने का फैसला किया था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में रिचर्ड दाखिल हुआ और रिचर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे जीवन साथी बनाने का फैसला किया और तुमसे कहा था कि तुम मुझे गिरोह से अलग होने की इजाज़त दे दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय तुमने डेविड के हाथों मुझे कत्ल करा दिया। डेविड ने मुझे कत्ल कर दिया स्मिथ, मैं मर चुकी हूँ। यकीन ना हो तो डेविड से पूछ लो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। टीना बोल रही थी और स्मिथ के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। उसने ज़ोर से अपने हाथ की पुश्त पर काटा और तकलीफ के एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि यह ख्वाब नहीं बेदारी है। उसकी आंखों से वहशत और दहशत टपकने लगी। ये क्या मजाक है? तुम लोग कौन हो और बंद दरवाजे में से अंदर कैसे दाखिल हो गए? स्मिथ ने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। क्या तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगे स्मिथ? टीना की खौफनाक खोखली आवाज़ दोबारा बुलंद हुई। मुझे अच्छी तरह देख लो, मैं टीना हूँ, टीना, और मैं मर चुकी हूँ और अपने कातिल को अपने साथ लेकर आई हूँ। आगे आओ डेविड। और डेविड मेरा हाथ थामे हुए स्मिथ के बिस्तर के करीब पहुंच गया। मैं डेविड हूँ बॉस। डेविड की आवाज़ टीना की आवाज़ से भी ज़्यादा खौफनाक और खोखली थी। मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील कर दी है। मैंने टीना को कत्ल कर दिया है, वो मर चुकी है। मैंने एक ही गोली में इसका खात्मा कर दिया। गोली सीधी इसके दिल में उतर गई। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है बॉस। देख लो स्मिथ, मेरे जिस्म का पूरा खून बह चुका है। तुम्हारे कमरे के फर्श का कालीन मेरे खून के रंग में डूब गया है। अब मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं। टीना की आवाज़ बुलंद हुई। अगर 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 तुम टीना हो और अगर तुम मर चुकी हो तो फिर तुम यहाँ किस तरह मौजूद हुई? स्मिथ ने थूक निकलते हुए बमुश्किल कहा। इसलिए कि मैं तुम्हें अपना हाल दिखाना चाहती हूँ स्मिथ, टीना ने कहा। मुझे छू कर देखो, मेरा जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा है। और इसके साथ ही टीना ने स्मिथ के बिस्तर की तरफ कदम उठाया और हाथ बढ़ाकर स्मिथ का हाथ पकड़ लिया। स्मिथ की चीख बड़ी खौफनाक और दिल हिला देने वाली थी और इसके साथ ही उसका हाथ अपने सीने के बाईं तरफ पहुंच गया। वो अपने दिल को बुरी तरह मसल रहा था। उसे दिल का दौरा पड़ गया था। मेरे लिए इस बात को समझना मुश्किल नहीं था कि इतने मोटे ताजे आदमी को, जिसका वजन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हो, दिल की तकलीफ लाक होना कोई गैर मामूली बात नहीं। स्मिथ की चीख बुलंद होने के चंद ही लम्हों बाद मुख्तलिफ कमरों के दरवाज़ों के खुलने की आवाज़ें आने लगीं और इसके बाद जल्द ही दरवाज़ा पीटा जाने लगा। स्मिथ अपने सीने के बाएं जानिब हाथ रखे हुए बेहोश पड़ा था। इसके साथ ही जख्मी टीना गायब हो गई। डेविड भी गायब हो गया और डेविड की बजाय अब तालूत मेरे बराबर खड़ा हुआ था। बड़ा दहशतनाक मंजर है, मैंने कहा। अब कोई दम में वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। इससे पहले ही यहाँ से निकल चलो, मेरा दम घुट रहा है। बस अब मैं भी मख्फी होता हूँ, तालूत ने कहा। उन लोगों को दरवाज़ा तोड़कर आने दो, दरवाज़ा खुलेगा तो हम बाहर निकल चलेंगे। और वह फ़ौरन मख्फी हो गया। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जा रहा था लेकिन स्मिथ बेहोश पड़ा था। बिलाखिर दरवाज़ा तोड़ दिया गया। बहुत से लोग जो कतई नाकाफ़ी लिबासों में मलबूस थे सरासीमगी के आलम में कमरे में दाखिल हुए। अब ज़रा चंद मिनट के लिए रुक जाओ, मैंने तालूत के कान में चुपके से कहा। इन लोगों का तमाशा भी देख लें। जैसी तुम्हारी मर्जी, तालूत ने जवाब दिया और हम लोग सिमट कर एक कोने में खड़े हो गए। आने वाले जल्दी जल्दी स्मिथ के बिस्तर की तरफ दौड़े। हम दोनों और ज़्यादा कोने में चले गए ताकि आने वालों के साथ इत्तेफाक से हमारा कोई तसादुम ना हो जाए, क्योंकि जाहिर है कि हम इन लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। ओह, इस पर दिल का दौरा पड़ा है, एक आदमी ने स्मिथ का हाथ थामते हुए कहा। जल्दी से अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवाओ। एक और आदमी ने दूसरे आदमी को हदायत दी और वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। इस असना में दो आदमी जल्दी जल्दी स्मिथ के सीने की मालिश करने लगे। जिस शख्स ने स्मिथ का हाथ थामा था उसने उसकी नब्ज टटोली और फिर आहिस्ता से बोला, नब्ज की रफ्तार ना होने के बराबर है, बॉस की ज़िंदगी सख्त खतरे में है। इसी दौरान स्मिथ की सांस में हल्की हल्की खुरखुराहट की आवाज़ पैदा होने लगी। यूं लगता था कि उसकी सांस रुक रुक कर आ रही है। इसे फ़ौरन मसनूई मुतनफ़्फ़स की ज़रूरत है, एक और शख्स बोला और उसने अपने होंठ स्मिथ के होंठों से मिलाकर जल्दी जल्दी फूंके मारना शुरू कर दी। कई दिन से इसका ब्लड प्रेशर हाई था, एक नीम मलबूस औरत बोली। वो कल ही मुझे बता रहा था कि 2 दिन के बाद इसे मुकम्मल मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। इस असना में सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। एम्बुलेंस आ गई थी। चंद मिनट के बाद सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग स्ट्रेचर उठाए तेजी से ऊपर आए। इमारत का ही एक शख्स उनकी रहनुमाई कर रहा था। स्मिथ के भारी भरकम जिस्म को बमुश्किल तमाम खींच तान कर स्ट्रेचर पर डाला गया और फिर तेजी से स्ट्रेचर को नीचे ले जाया गया। दरवाज़ा तोड़ने से पहले स्मिथ के कमरे का कालीन टीना के खून से सुरख हो रहा था, लेकिन अब वहाँ खून का एक धब्बा भी मौजूद नहीं था। देखने वालों को किसी बात से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि कुछ देर पहले यहाँ खून में डूबा हुआ एक पैकर खड़ा हुआ था। वो सारा अफसाना ख़त्म हो चुका था। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों बाहर निकल आए। स्ट्रेचर एम्बुलेंस में रखा जा रहा था और फिर एम्बुलेंस तेज़ी से अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। स्मिथ के अड्डे से एक आदमी एम्बुलेंस के साथ गया था। मैं और तालूत एम्बुलेंस के साथ साथ रवाना थे। अस्पताल के इमरजेंसी के शोबे में जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची फ़ौरन ही स्ट्रेचर को उतारा गया और कमरे में ले जाया गया। 2 डॉक्टरों ने फ़ौरन उसका मुआयना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन का सिलेंडर एम्बुलेंस के अंदर भी मौजूद था और सारे रास्ते स्मिथ को ऑक्सीजन दी जाती रही थी। अब बिस्तर पर भी उसे फ़ौरन ऑक्सीजन लगा दी गई,
लेकिन डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद एक दूसरे की तरफ देखकर मायूसी से गर्दन हिलाई। ये तो मर चुका है, एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा। हाँ, दूसरे डॉक्टर ने इसकी तायद करते हुए जवाब दिया। इसको मरे हुए कोई 10-15 मिनट का अरसा गुजर गया है। स्मिथ के साथ आने वाले शख्स को, जो बज़ाहिर मुंतजर था, मुतला कर दिया गया कि स्मिथ मर चुका है और अगर वो चाहे तो उसकी लाश फौरन ले जा सकता है और चाहे तो लाश को कुछ देर के लिए मुर्दा खाने में रखा जा सकता है। स्मिथ के साथ आने वाले शख्स ने लाश को मुर्दा खाने में रखवा दिया और खुद एक टैक्सी लेकर अड्डे की तरफ चला गया ताकि बाकी लोगों को मुतला करके स्मिथ की तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम करा सके। चलो छुट्टी हुई, तालूत ने जवाब दिया। खस कम जहां पाक। मुझे पहले इस बात का अंदाज़ा था कि स्मिथ इस हौलनाक मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुझे रासिम ने इसके बारे में बता दिया था कि वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। ज़ाहिर है कि ऐसे शख्स के सामने अगर कोई लाश आकर खड़ी हो जाए तो उसका क्या असर होगा। लेकिन बिलफर्ज अगर स्मिथ हाई ब्लड प्रेशर और कल्ब का मरीज़ ना होता, या अगर वो इन आर्ज़ों में मुब्तला होने के बावजूद इस मंजर की हौलनाकियों को झेल जाता, तो फिर इस सूरत में तुम क्या करते। ज़ाहिर है कि तुम्हें इस बात का पहले से मुकम्मल इल्म होगा नहीं कि स्मिथ पर इस मंजर का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैंने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तालूत ने जवाब दिया। ज़ाहिर है कि मुस्तकबिल की पेशन गोई करने की कोई सलाहियत मेरे अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर स्मिथ के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता जो इस वक्त हुआ, तो हर रात को यही ड्रामा दोहराया जाता रहता, यहाँ तक कि इसके साहब जवाब दे जाते और वो पागल हो जाता। इस सूरत में भी इसकी मुकम्मल तबाही यकीनी थी। अच्छा, तो ये था तुम्हारा मंसूबा, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। अब हम स्मिथ के मकान की तरफ जा रहे थे, जिसके करीब हमने अपनी कार छोड़ी थी। ज़रा देर में हम अपनी कार के पास पहुंच गए। अब हमें तब्दील शुदा हुलिया में रहने की ज़रूरत नहीं थी, चुनाचे हम अपने असली हुलिया में आ गए। हमारी किराए की कार की असली नंबर प्लेट भी अपनी जगह पर आ गई और हम इत्मीनान से गाड़ी में बैठकर अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। यह भी महज एक अजीबोगरीब इत्तफाक ही था कि टीना को इस मौके पर कत्ल किया गया जबकि हम इधर से गुजर रहे थे, तालूत ने कहा। वरना वो बदमाश डेविड तो उसकी लाश को सड़क पर यूं ही फेंक कर ना जाने कहाँ का कहाँ निकल जाता और पुलिस शायद उसे फिर कभी तलाश न कर पाती, क्योंकि कल का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। कल स्मिथ उसे ठिकाने लगवा देता। स्मिथ को अपने किए की सज़ा मिल गई और डेविड अब कानून के हाथों में है। उसके साथ भी पूरा पूरा इंसाफ होगा, क्योंकि उसके खिलाफ तमाम तर शहादतें मौजूद हैं। उसका बचना बहुत मुश्किल है। बिल आखिर हम लोग अपने होटल पहुंच गए और गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ा करके लिफ्ट के जरिए अपने सूट में पहुंच गए। हमारे दस्तक देने पर शकीला ने दरवाज़ा खोला। हमें यह देखकर ताजुब हुआ कि वो सब के सब जाग रहे थे। हालांकि अब तो रात ख़त्म होने के करीब थी। नौशाबा का चेहरा, जिस पर पहले हवाइयाँ उड़ रही थीं, हम लोगों को देखते ही खुशी से खिल उठा। उसके दोनों बच्चे भी, जो अभी तक बेदार थे, खुशी से निहाल हो गए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग सही सलामत वापस आ गए, नौशाबा ने हम लोगों को देखते ही कहा। मेरी ज़ुबान तो दुआएं मांगते मांगते थक गई थी। दोनों बच्चे भी आप लोगों के लिए बहुत परेशान थे। मैं तुमसे कह रही थी ना, शकीला ने बुलबुल की तरह चहकते हुए कहा। मैं इन लोगों की आदतों को खूब पहचानती हूँ, उसने तालूत की तरफ शरीर नज़रों से घूरते हुए कहा। मुझे मालूम था कि ख्वाह कितनी ही देर हो जाए वो लोग सही सलामत लौटेंगे, और देख लो, दोनों सही सलामत तुम्हारी नज़रों के सामने मौजूद हैं। मगर यूसुफ भाई और आरिफ भाई, आप लोगों ने बहुत देर लगा दी, नौशाबा ने कहा। भला पुलिस को इतला देने में इतनी ज़्यादा देर तो नहीं लगती, आप लोगों को तो कई घंटे लग गए। अब तो रात का आखिरी पहर है। तुम ठीक कहती हो नौशाबा, तालूत ने जवाब दिया। दरअसल इस किस्म के मामलात में इंसान पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अब जाहिर है कि जब हमने पुलिस को बाकायदा इस बात की इतला दी कि हमने सड़क के किनारे एक लाश देखी है, तो हमें पुलिस के साथ उस जगह तक जाना पड़ा जहां उस औरत की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद हमें दोबारा पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, फिर अपना तफसीली बयान पुलिस को लिखवाना पड़ा। इसके बाद अपना नाम, पता वगैरह सारी चीज़ें बतानी पड़ी। उसके बाद कहीं जाकर हमें फुर्सत हुई। ओह, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस आप लोगों को बार बार तलब करेगी, नौशाबा ने कहा। वो लोग बार बार आपको बुलाएंगे और परेशान करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने जवाब दिया। पुलिस वालों को हमसे जो कुछ पूछना था वो पूछ चुके हैं, और हमें जो कुछ मालूम था वो हम उन्हें बता चुके हैं। पुलिस वाले ना कभी इस होटल में आएंगे और ना हमसे अब कुछ पूछेंगे। तुम इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान हो? नहीं, अब मैं परेशान नहीं हूँ, नौशाबा ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा भाई, अब कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए, शकीला ने कहा। हम सब लोग जाग जाग कर थक चुके हैं। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। मैं भी बहुत थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही जल्द नींद आ गई। सुबह को हम सारे ही लोग काफ़ी देर से सोकर उठे। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद हमने नौशाबा, शकीला और नौशाबा के दोनों बच्चों को साथ लिया और घूमने निकल गए। हमने जो गाड़ी किराए पर ली थी वो काफ़ी बड़ी और कुशादा गाड़ी थी और इसमें गुंजाइश काफ़ी थी। हस्बे मामूल मैं और तालूत अगली नशिस्त पर बैठे हुए थे। बाकी लोग अभी गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि तालूत ने चुपके से मेरे कान में कोई बात कही। मैंने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। हम लोगों ने अगरचे नाश्ता कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद हमारी पहली मंजिल वो होटल था जिसका पता हमने गुज़िश्ता रात सार्जेंट निकलसन को लिखाया था, और रासिम की फ्राहम करदा इतला के मुताबिक सार्जेंट निकलसन, जिसे स्मिथ के हार्ट फेल हो जाने की इतला मिल चुकी थी,
असफंद यार शहराजी और बहरोज नक्शबंदी के मिलने और कुछ मजीद मालूमात हासिल करने के लिए होटल की जानिब रवाना हो चुका था। ये हम लोग इस होटल में किस लिए आए हैं? शकीला ने मुश्तबा नज़रों से तालूत की तरफ देखते हुए कहा। अभी तो हम नाश्ता करके निकले हैं, फिर अभी कुछ खाने पीने का मूड नहीं। होटल किस लिए आए हैं? तुम लोग होटल के रेस्तोरां में बैठो और अपने लिए जो चीज़ चाहे मंगवा लो, तालूत ने शकीला को समझाते हुए कहा। हमें होटल में एक साहब से कोई 10 मिनट की मुलाकात करनी है, उससे फारिग होकर हम अभी आ जाएंगे। ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है, शकीला ने तालूत को घूरते हुए कहा और तालूत मुस्कुराकर खामोश हो गया। शकीला अच्छी तरह समझ रही थी कि हम लोग किस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नुशाब और उसके बच्चों की मौजूदगी में ये बात किस तरह ज़ुबान पर ला सकती थी। हम लोग रेस्तोरां से बाहर निकलने के बाद फ़ौरन तालूत की हदायत पर एक बड़े से पर्दे के पीछे जाकर मख्फी हो गए। किसी ने हमें नहीं देखा। इसके बाद हम लोग पर्दे से बाहर आ गए। अब हम सब लोगों की नज़रों से ओझल थे। तालूत ने मेरा हाथ थाम लिया और हम लोग सीधे काउंटर की तरफ चल पड़े। काउंटर पर मौजूद एक खूबसूरत सी अंग्रेज़ लड़की एक रजिस्टर में कुछ इंदराजात में मसरूफ़ थी। हम लोग एक किनारे हटकर खड़े हो गए ताकि किसी आने जाने वाले से नादानिस्तगी के आलम में तसादुम ना हो जाए। चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि हमें सामने से सार्जेंट निकलसन आता हुआ नजर आया। उसके साथ उसका एक मातियत और भी था। काउंटर पर बैठी हुई लड़की सादा लिबास में मलबूस पुलिस वालों को नहीं पहचान सकती थी। गुड मॉर्निंग मिस, निकलसन ने खुश दिली से लड़की को सलाम करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, लड़की ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मेरा ताल्लुक पुलिस है और मेरा नाम निकलसन है, उसने अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर लड़की को दिखाते हुए कहा। तुम्हें किस मामले में मेरा ताउन दरकार है? लड़की ने निकलसन का कार्ड उसे वापस देते हुए कहा। मुझे 2 ईरानियों के बारे में मालूमात हासिल करनी है जो इस होटल के कमरा नंबर 234 में मुकीम है। उनके नाम असफंद यार शहराजी और बहरोज नक्शबंदी हैं। लड़की ने कोई जवाब दिए बगैर रजिस्टर उठाया और उसकी वर्क गर्दानी करने लगी। चंद मिनट के बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। कमरा नंबर 234 में तो गुज़िश्ता 15 दिन से एक अतालवी जोड़ा मुकीम है, मिस्टर एंड मिसेस जेवानी। निकलसन के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। मैंने सर आगे बढ़ाकर देखा, ये वही कागज़ था जिस पर पुलिस स्टेशन में उसने हमारे नाम, होटल का पता और कमरा नंबर लिखा था। वहाँ वाकई कमरा नंबर 234 ही लिखा हुआ था। निकलसन गौर से इस कागज़ को देखता रहा। हो सकता है मुझसे लिखने में गलती हो गई हो, उसने लड़की से कहा। क्या तुम बता सकती हो कि मिस्टर शहराजी और मिस्टर नक्शबंदी कौन से कमरे में मुकीम है? जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, इस होटल में इस वक्त सिरे से कोई ईरानी मुकीम ही नहीं, लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा। ताहम तुम अगर चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए पूरा रजिस्टर चेक कर सकते हो। मेरा ख्याल है मुझे यही करना होगा, निकलसन ने कहा और लड़की ने रजिस्टर उसके सामने बढ़ा दिया। निकलसन और उसके मातियत ने रजिस्टर की वर्क गर्दानी शुरू कर दी। ज़रा देर में उन्होंने सारा रजिस्टर छान मारा और उन्हें सख्त मायूसी हुई जब उन्हें इसमें असफंद यार शहराजी और बहरोज नक्शबंदी के नाम कहीं नजर नहीं आए। उन लोगों के नाम तो इसमें कहीं नहीं है। निकलसन ने लंबी सांस खींचकर अपने मातियत से कहा। इस बात का मतलब क्या हुआ? मेरे ख्याल में इसका एक ही मतलब हो सकता है सार्जेंट, मातियत ने कहा, और वो ये कि वो लोग अपना असल नाम और पता हमें नहीं बताना चाहते थे। उन्हें इस बात का खतरा लाख होगा कि अगर मुजरमों के गिरोह को इस बात की खबर होगी कि डेविड को गिरफ्तार कराने वाले वो लोग हैं, तो मुमकिन है कि जुराइम पेशा अफराद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। तो गोया उन्होंने हमें अपने सही नाम और पते से आगाह नहीं किया, सार्जेंट निकलसन ने कहा। दरअसल गलती मेरी ही थी। मुझे चाहिए था कि इन लोगों की मौजूदगी में ही होटल में फ़ोन करके इस बात की तस्दीक कर लेता। हमें अब क्या करना होगा? मातियत ने पूछा। हमें अब करना ये होगा कि शहर भर के जितने छोटे और बड़े होटल हैं उन सब से ये मालूमात हासिल करनी होगी कि उनके यहाँ ईरानी पासपोर्ट पर आने वाले कौन कौन लोग मुकीम हैं, और उनके नाम भी मालूम करने होंगे। फिर इसके बाद किसी न किसी तरह उनकी शक्लें भी देखनी होंगी, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि हमें नहीं मालूम कि उन्होंने अपने जो नाम बताए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। यह एक लंबा और तकलीफ अमल होगा और इसके बावजूद कामयाबी की पूरी जमानत नहीं है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो इस शहर से चले गए हों। निकलसन ने बेजारी से कहा। सुनो मिस, सार्जेंट के मातियत ने लड़की को रजिस्टर वापस करते हुए कहा। अगर तुम्हारे होटल में कोई भी गैर मुल्की मुसाफिर ऐसा है जो ईरानी पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा हो, तो मेहरबानी करके हमें फ़ौरन उसके बारे में मुतला कर देना। और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना कार्ड निकाला और लड़की को दे दिया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद हम दोनों भी वापस रेस्तोरां की तरफ चल पड़े। तालूत मेरा हाथ पकड़े हुए था। बेचारे ख्वामखाही ख्वार होते फिरेंगे, तालूत ने मुझसे कहा। इसमें इनका वक्त भी ज़ाया होगा और मेहनत भी ज़ाया होगी। फिर मैंने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि सार्जेंट निकलसन ये बात समझ ले कि हम लोगों की तलाश बेफैज़ है, वो हमें कहीं नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं, मैंने कहा। वैसे तुमने दुरुस्त बात सोची है। यहाँ की फ़र्ज शनास और मुस्ताद पुलिस को बिलावजह परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में आसान तरीका यह है कि मैं या तुम किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से सार्जेंट निकलसन को फ़ोन कर दें और उसे बता दें कि हमारी तलाश में अपना वक्त ज़ाया न करे। लेकिन हम उसे इसका सबब क्या बताएं? तालूत ने पूछा। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैंने कहा।
तो मेरे साथ खड़े रहना, मैं तुम्हारी मौजूदगी में किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से उसे फ़ोन कर दूंगा। चलो ठीक है, तालूत ने कहा। इस वक्त तो निकलसन अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है, और फिर वो लोग भी रेस्तोरां में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे। किसी वक्त मुनासिब मौका देखकर उसे फ़ोन कर देंगे। हम एक जगह पर्दे के पीछे जाकर दोबारा जाहिर हो गए और इत्मीनान से रेस्तोरां में दाखिल हो गए। शकीला नौशाबा और नौशाबा के दोनों बच्चे हमारे इंतजार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने लिए आइसक्रीम मंगाई थी। अच्छा, तो ये ऐश हो रहे हैं, तालूत ने हंसते हुए कहा। आइसक्रीम उड़ाई जा रही है? क्या करें, आप लोग तो इतनी देर के लिए गायब हो गए, शकीला ने शिकायत आमेज लहजे में कहा। हम लोगों ने आइसक्रीम ही मंगवा ली। तो फिर हमारे लिए भी मंगवाओ, तालूत ने शकीला का बिगड़ा हुआ मूड दुरुस्त करने की गर्ज से खुशदिली का मुजाहरा करते हुए कहा। और शकीला उसकी इस हरकत पर हंस पड़ी। उसने हम दोनों के लिए भी आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। काफ़ी देर तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे। अब दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। तालूत ने उन लोगों से पूछा कि वो खाना अपने होटल में चलकर खाना पसंद करेंगे या किसी और होटल में चलकर खाएंगे। शकीला और नौशाबा दोनों की राय थी कि खाना बाहर से ही खाया जाए और इसके बाद फिर क्लिनिक जाकर राशिदा की खैर खबर मालूम की जाए। चुनाचे हम लोगों ने एक हस्पानवी तर्ज के होटल में खाना खाया। शकीला और नौशाबा दोनों को हस्पानवी खाने बहुत पसंद आए। हमारे लिए बहरहाल इसमें कोई जिद्दत नहीं थी, क्योंकि मैं और तालूत रासिम के जरिए ना मालूम क्या क्या चीज़ें मंगवा कर खाते रहते थे। क्लिनिक से कुछ पहले हमें एक पब्लिक टेलीफोन बूथ नजर आया। मैंने आहिस्ता से तालूत को इशारा किया और गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। तालूत मेरी बात समझ गया। मैंने बूथ के करीब पहुंचकर एक खाली जगह पर गाड़ी रोक दी। अब आप लोगों को क्या तकलीफ हो गई जनाब? शकीला ने पूछा। बस एक फ़ोन करना है, तालूत ने कहा। अभी चंद मिनट में हम लोग वापस आ जाएंगे। बहुत खूब, शकीला ने मायने खेज अंदाज में हंसते हुए कहा। फ़ोन एक को करने और जा दोनों रहे हैं एक साथ। हम दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। इस असना में एक बड़ी भी टेलीफोन बूथ के अंदर दाखिल होकर रिसीवर उठा चुकी थी। हमें चंद मिनट तक इंतजार करना पड़ा। जब बड़ी भी अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुकी तो हम दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए और बूथ का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तालूत ने मुझे निकलसन का फ़ोन नंबर बताया और यह भी इतला दे दी कि निकलसन इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद हैं। मैंने नंबर मिलाया। मैं सार्जेंट निकलसन बात कर रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो सार्जेंट निकलसन, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तालूत मेरे बराबर खड़ा गौर से मेरी बात सुन रहा था। उसने अपना एक कान रिसीवर के करीब कर रखा था ताकि निकलसन की आवाज़ सुन सके। आज तुम असफंदियार शहराजी और बहरोज नक्शबंदी की तलाश में उस होटल में गए थे जिसका पता उन लोगों ने लिखाया था। तुम्हारी आवाज़ तो बहरोज नक्शबंदी की सी है, निकलसन ने मुस्तरब आवाज़ में कहा। क्या तुम बहरोज नक्शबंदी बोल रहे हो? हाँ, मैं बहरोज नक्शबंदी बोल रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की तलाश फजूल है। तुम सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करोगे। हम लोग मशरिक के कलंदर हैं और तुम्हारी निगाहें हमें कहीं नहीं ढूंढ पाएंगी। अपना वक्त और तवानाई ज़ाया मत करो। हम तुम्हें इतना यकीन दिला देते हैं कि डेविड के खिलाफ हमने जो दस्तावेजी सबूत तुम्हें फराहम किए हैं वो हरफ ब हरफ दुरुस्त हैं। तुम उसकी बुनियाद पर एक मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम केस तैयार कर सकते हो। तुम्हारा कहना दुरुस्त है मिस्टर नक्शबंदी, निकलसन ने बेतबाना अंदाज में कहा। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, क्या तुम दोनों मुझसे मिल नहीं सकते? चंद मिनटों के लिए ही सही। ये बिल्कुल नामुमकिन और गैर ज़रूरी है मिस्टर निकलसन, मैंने कहा। अच्छा, अब खुदा हाफिज़। अब ना कभी तुम हमारी शक्लें देख पाओगे, ना हमारे नाम सुन पाओगे। और यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक रहा, तालूत ने खुश होकर कहा। अब निकलसन को बिला वजह परेशान नहीं होना पड़ेगा और फिर हम लोगों का ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और शकीला नाराज़ भी नहीं होगी। शकीला को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग किस चक्कर में लगे हुए हैं, मैंने कहा। और उसे इस बात की भी खबर होगी कि यह सारा चक्कर उस औरत के कत्ल का है जिसकी लाश हमें सड़क पर मिली थी। वो मेरी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तालूत ने कहा। लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस बात से भी बखूबी आगाह है कि वो कौन कौन से मुकामात हैं जहाँ आकर मैं भी ना सिर्फ एक इंसान की तरह बेबस हो जाता हूँ बल्कि इंसान से भी ज़्यादा बेबस हो जाता हूँ। इस असना में हम लोग गाड़ी के पास पहुँच चुके थे। हम दोनों गाड़ी में सवार हो गए और हस्बे मामूल मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। थोड़ी देर के बाद हम डॉक्टर बर्नार्ड के क्लिनिक में राशिदा के कमरे में मौजूद थे। राशिदा हम लोगों को देखकर बहुत खुश हुई। जब तक मुलाकात का वक्त बाकी रहा हम लोग राशिदा के पास ही मौजूद रहे। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पर उससे दूसरे दिन आने का वादा करके हम उसके कमरे से निकल आए। मेरी दरख्वास्त पर डॉक्टर बर्नार्ड ने चंद मिनट के लिए मुझसे मुलाकात की और बताया कि मरीज़ा के केस का मुतालिया जारी है और हतमी फैसला परसों किया जाएगा। मैंने ये बात सब लोगों को बता दी। क्लिनिक से निकलकर सिवाय घूमने फिरने के हम लोगों को कोई और काम ना था। चुनाचे रात देर गई तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे। रात को हमने एक फ़िल्म भी देखी। इसके बाद वापस आकर हमने आराम किया। दूसरा दिन भी बगैर किसी खास वाक़े के गुजर गया। आज के अखबार में टीना नामी औरत के कत्ल, डेविड की गिरफ्तारी और एक जुर्म पेशा शख्स स्मिथ की हार्ट फेल के सबब मौत की खबरें नुमाया तौर पर शाये हुई थीं। खबरों में बताया गया था कि स्मिथ ने भारी रकम देकर डेविड के जरिए टीना को कत्ल कराया था और अब डेविड गिरफ्तार हो चुका था। हम दोनों ने दिलचस्पी से खबरें पढ़ी। उस दिन भी हम राशिदा से मिलने गए।
अस्पताल में बाहर से किसी किस्म के शय खुर्दनी मरीजों के लिए लाने की सख्ती के साथ ममानियत थी, इसलिए हम लोगों को भी खाली हाथ जाना पड़ा। अस्पताल में हम मरीज को डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक नपी तुली ग़िज़ाएँ दी जाती थीं। गुज़िश्ता रोज़ हमने कराची फ़ोन करके मंजूर हुसैन से बात की थी और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था। हमने राशिदा को भी बता दिया कि उसके वालिद से हमारी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। राशिदा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और उस रात जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो दिल एक बार फिर कराची के फेडरल बी एरिया के एक छोटे से मकान की तरफ लौट गया, जहाँ रहने वाला कोई शख्स मुझे लंदन में भी बराबर याद आता रहा था। उस रात उसकी याद बड़ी शिद्दत से महसूस हुई और दिल ने सोचा कि अगर वो भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन फिर मैंने खुद इस ख्याल को दिल से झटक दिया, वो मेरे साथ क्यों आती। मैंने अपने आप से कहा, मेरा और उसका क्या रिश्ता है। उसकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग। लेकिन फिर उसके साथ दिल में एक अनजानी सी ख्वाहिश पैदा हुई, काश ये दोनों दुनियाएं एक हो जाएं। गर्ज ये कि मैं रात को काफ़ी देर तक जागता रहा और इसी सोच में मसरूफ़ रहा। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब हम लोग राशिदा को देखने गए तो डॉक्टर बर्नार्ड हमारा मुंतज़िर था। उसने मुझे और तालूत को अपने कमरे में बुला लिया। मिस राशिदा मंजूर के तमाम टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं, डॉक्टर बर्नार्ड ने हमसे कहा, और मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरीज़ा का ऑपरेशन किया जा सकता है और इस बात के 90% इम्कान है कि मरीज़ा की ऑपरेशन कामयाब होगा और इसकी जान बचाई जा सकेगी। ओह डॉक्टर बर्नार्ड, खुदा तुम्हें खुश रखे, तालूत ने खुशी के आलम में कहा। तुमने हमें बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं आज ही फ़ोन करके राशिदा के वालिद को इसके बारे में बता दूंगा। तो फिर तुम ये ऑपरेशन कब करोगे डॉक्टर, मैंने बर्नार्ड से पूछा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, और जैसा कि मुझे तवक्को है कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, तो हम परसों ये ऑपरेशन कर डालेंगे। ऑपरेशन का वक्त दिन के 10 बजे का होगा। तुम लोग अगर आना चाहो तो क्लिनिक में आ सकते हो, लेकिन मरीज़ा से मिलने की किसी को इजाज़त नहीं होगी, ना ही कोई उसके कमरे में जा सकेगा। और ऑपरेशन थिएटर में तो ज़ाहिर है किसी के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डॉक्टर बर्नार्ड ने कहा। मैं तुमसे सिर्फ एक मामूली सी दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर, मैंने संजीदगी से कहा। यकीनन तुम भी इस बात से इत्तफाक करोगे कि ज़िंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है। खुदा चाहे ईसाइयों का हो या मुसलमानों का या यहूदियों का, खुदा तो एक ही है और हम सब उसके आजिज़ बंदे। लेकिन हम सब इस बात का यकीन रखते हैं कि मशीयत यज़दी में किसी को दखल नहीं होता। खुद तुम्हारा कहना है कि तुम्हें 90% इम्कान है कि ऑपरेशन कामयाब रहेगा, गोया 10% नाउमीदी भी है। इसलिए इम्कान भी अपनी जगह मौजूद है कि राशिदा ऑपरेशन के बाद ही ऑपरेशन के दौरान ही जांबर ना हो सके। मैं गलत तो नहीं कह रहा डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर बर्नार्ड ने कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सूरत में तुम हम लोगों को इस बात की इजाज़त दो कि राशिदा के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम लोग उससे मुलाकात कर लें। कौन जाने आखिरी मुलाकात हो। हम लोग अपने वतन से हज़ारों मील दूर है और राशिदा अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस कर रही है। डॉक्टर बर्नार्ड कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। बिलाखिर ज़रा देर के बाद उसने कहा, तुम ठीक कहते हो मिस्टर आरिफ। ये मर्ज़ ऐसा मूजी है कि इसके मरीज़ के बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। हम मिस राशिदा मंजूर को सुबह 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तुम लोगों को मैं सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक का यानी 15 मिनट का वक्त दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लिहाजा तुम उतनी देर तक मरीज़ा के पास ठहर सकते हो। इसके बाद हम मरीज़ा को थिएटर में ले जाने के लिए तैयार करना होगा। 8:15 बजे के बाद से बाहर का कोई आदमी उससे नहीं मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बर्नार्ड। मेरी बजाय तालूत ने जल्दी से जवाब दिया। 15 मिनट भी बहुत काफ़ी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इस बच्ची के माँ बाप और बहन वगैरह सब कराची में हैं और हम लोगों के साथ ये बगर्ज़ इलाज यहाँ आई हैं। जैसा कि हम तफसील से इसके बारे में बता चुके हैं, ये अपने लोगों की कमी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करती है और हमारे अलावा इसका यहाँ और कोई मौजूद नहीं। अगर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले किसी तरह ये हम लोगों को एक बार देख लेगी तो इसकी बड़ी हिम्मत बंदी रहेगी। मुझे बतौर ख़ास इस अमर की इजाज़त देनी पड़ रही है, डॉक्टर बर्नार्ड ने कहा। बहरहाल ठीक है, आप लोग इतनी दूर से आए हुए हैं और कम अज़ कम इतनी रात के मुस्तैक तो ज़रूर हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ से रुखसत हुए। दूसरे दिन भी हमने राशिदा से औकात मुलाकात के दौरान मुलाकात की और तीसरे दिन यानी जिस दिन राशिदा का ऑपरेशन होने वाला था, हम लोग 8 बजे से ज़रा पहले ही क्लिनिक पहुँच गए। ठीक 8 बजे हमें राशिदा के कमरे में जाने की इजाज़त मिली। राशिदा का चेहरा जर्द हो रहा था, गो कि हम लोगों के अलावा खुद डॉक्टर बर्नार्ड और दूसरे डॉक्टरों ने उसे इस अमर का यकीन दिलाया था कि उसका ऑपरेशन कामयाब रहेगा। लेकिन राशिदा एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। वो ज़्यादा अरसा खामोश रही और जब 15 मिनट गुजर गए और नर्स ने आकर हमसे दरख्वास्त की कि हम कमरा छोड़ दें, तो राशिदा की आंखें सावन बहादों का मंजर पेश करने लगीं। वो मासूम बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर नौशाबा और शकीला भी अपने आंसू जब्त न कर सकीं। मैंने और तालूत ने उन दोनों को संभाला और राशिदा को तसल्ली दी। वो मुसलमान नर्स जिससे 1 साल से कुछ अर्सा पहले हमारी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब अफशाइंस क्लिनिक में दाखिल हुई थी, उसने राशिदा को बहुत दिलासा दिया
और कहा कि वो खुदा पर भरोसा रखे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राशिदा के कमरे से बाहर निकलने के बाद हम लोग क्लिनिक से निकल गए और 2 घंटे तक इधर उधर घूम फिर कर कोई 10 मिनट के करीब दोबारा वापस आ गए। डॉक्टर बर्नार्ड की सेक्रेटरी ने हमें बताया कि अभी चंद मिनट पहले राशिदा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका है। उसने हम लोगों से कहा कि हम कमरे इंतज़ार में आराम से बैठें और अगर हम चाय या कॉफ़ी वगैरह पीने के ख्वाहिशमंद हों तो वो हमारे लिए मुहैया कर देगी। हमने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। तुम्हारे ख्याल में ऑपरेशन में कितनी देर लगेगी? मैंने कमरे इंतज़ार में जाने से पहले सेक्रेटरी से पूछा। इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। यह भी हो सकता है कि ऑपरेशन आधे घंटे में हो जाए और यह भी मुमकिन है कि इसमें कई घंटे लग जाएं। इसका इन्हिसार मरीज़ और मर्ज़ की नौयत पर है और आप लोग जो तालीम याफ्ता इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस मर्ज़ के ऑपरेशन में कितनी एहतियात और होशियारी की ज़रूरत होती है। खुद डॉक्टरों को भी इस बात का इल्म नहीं है कि उन्हें कितनी देर तक काम करना पड़ेगा। हम लोग कमरे इंतज़ार में आकर बैठ गए। सेक्रेटरी ने डॉक्टर बर्नार्ड को इस बात की इतला इंटरकॉम के जरिए दे दी थी कि राशिदा के अजीज़ क्लिनिक में मौजूद हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनसे गुफ्तगू की जा सकती है। डॉक्टर बर्नार्ड की तरफ से हमें पैगाम मिला कि हम में से कोई एक शख्स वहाँ मुस्तकिल मौजूद रहे। किस्सा मुख्तसर ये कि हम सब के सब लोग, जिनमें नौशाबा के दोनों बच्चे भी शामिल थे, तकरीबन 3 घंटे तक क्लिनिक के कमरे इंतज़ार में बैठे रहे और बिलाखिर 3 घंटे के बाद अचानक डॉक्टर बर्नार्ड बजाते खुद कमरे इंतज़ार में दाखिल हुआ। थकन और मुशक्क़त के शदीद आसार के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आप सब लोगों को मुबारक हो, उसने खुशदिली से कहा। मिस राशिदा मंजूर का ऑपरेशन हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा कामयाब रहा। उसे उसके कमरे में वापस भेजा जा चुका है, लेकिन आप लोग उससे आज मिल नहीं सकेंगे। अब कल ही मुलाकात होगी। ओह, शुक्रिया डॉक्टर बर्नार्ड। तालूत की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, खुदा आपको खुश रखे। तो अब गोया आपको यकीन है कि उसकी जान बच जाएगी? मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है, डॉक्टर बर्नार्ड ने कहा। वैसे तो सब कुछ खुदा के हाथ में है। तो अब आज के बाद से राशिदा को कब तक अस्पताल में रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन तक, डॉक्टर बर्नार्ड ने कहा। इसके बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकती है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है डॉक्टर बर्नार्ड कि हम लोग लंदन के अलावा यूरोप के दूसरे शहरों में भी जाने का इरादा रखते हैं। तो क्या हमारे लिए मुमकिन हो सकेगा कि राशिदा को हम अपने साथ रखें? बिल्कुल मुमकिन हो सकेगा, डॉक्टर बर्नार्ड ने यकीन के साथ जवाब दिया। 10 दिन के बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी और आप लोगों के साथ हर जगह जा सकती है। बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो दवाएं मैं उसके लिए तजवीज़ करूं उनके इस्तेमाल में हरगिज़ कोताही ना हो। इसके बाद 9 दिन तक राशिदा क्लिनिक में रही। हम लोग रोज़ाना उससे मिलने जाते, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने फ़ोन पर मंजूर हुसैन को सब कुछ बता दिया था और वह दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। उन्होंने हमसे क्लिनिक का फ़ोन नंबर मांगा जो हमने उन्हें दे दिया। उन्होंने कराची से फ़ोन करके क्लिनिक में बराह रास्त राशिदा से बात की और राशिदा ने उन्हें अपनी सेहत के बारे में बताया। हम लोगों ने 9 दिन का यह अरसा लंदन में खूब अच्छी तरह घूम फिर कर गुजारा। एक पूरा दिन हम लोगों ने ब्रिटिश म्यूज़ियम में सर्फ किया। यहाँ मैंने तालूत को ख़ास तौर से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी दिखाई और वहाँ मौजूद बरे सगीर से मुतल्लिक हज़ारहा कलमी नुस्खों और बेशुमार किताबों के बारे में बताया। बरे सगीर से मुतल्लिक जितना ज़्यादा तारीख़ी और तहज़ीबी मवाद इस लाइब्रेरी में मौजूद है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान की किसी भी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, मैंने तालूत से कहा। बड़ी हैरत की बात है, तालूत ने कहा। इन दोनों मुल्कों के बारे में इतना ज़्यादा इल्म दियारे गैर में है। यह भी एक तारीख़ी सितम ज़रीफ़ी है, मैंने कहा। और फिर मैं देर तक उसे अंग्रेज़ कौम के जहनी रवैये के बारे में बताता रहा। शकीला नौशाब और उसके दोनों बच्चे भी ब्रिटिश म्यूज़ियम के सैर में जैसे गुम होकर रह गए थे। उन लोगों की दिलचस्पियों का भी यहाँ काफ़ी मवाद मौजूद था। 10वें दिन राशिदा को क्लिनिक से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर बर्नार्ड ने उसके लिए दवाओं और ग़िज़ाओं का एक बाकायदा चार्ट बनाकर हमारे हवाले किया था और हमसे ये मालूम कर लेने के बाद कि हम तकरीबन 1.5 माह यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में गुजार कर दोबारा लंदन आएंगे और लंदन से कराची वापस जाएंगे। उसने हमें हदायत की थी कि लंदन वापस आने पर राशिदा को चेकअप के लिए दोबारा क्लिनिक ले आएँ और इसके बाद हर 3 माह बाद कराची में उसका मुकम्मल चेकअप करा के उसकी रिपोर्ट उसको भेजते रहें। हमने उसे यकीन दिलाया कि उसकी हदायत पर पूरी तरह अमल होगा। अगले दिन हमें पेरिस रवाना होना था। शाम को हम सब गाड़ी में घूमने के लिए निकले। गुज़िश्ता कुछ दिनों से लंदन में अंग्रेज़ नौजवानों ने रंगदार बाशिंदों के खिलाफ नस्ल परस्ताना मुहिम चला रखी थी। उन्होंने बहुत से एशियाई और अफ्रीकी बाशिंदों को ज़द-ओ-कोबर ज़ख्मी भी किया था। बाद में कीनिया का एक बाशिंदा अस्पताल में हलाक भी हो गया। पुलिस अगरचे इन नौजवानों के खिलाफ सरगर्म अमल थी, लेकिन उन्हें बाद सियासतदानों और मजबूत सियासी गिरोहों की हमायत हासिल थी, जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले बढ़े हुए थे। लंदन की पुलिस ने रंगदार बाशिंदों को मशवरा दिया था कि वो शहर के बाज़ उन इलाकों में ना जाएं जहां उन नौजवानों का ज़्यादा जोर था। ये लोग टोलियों की शक्ल में घूमते थे और रंगदार बाशिंदों पर हमले करते थे। ये लोग अमूमन चाकुओं, छुरियों और खंजरों वगैरह से लैस रहते थे
और बाज़ औक़ात उनके पास असला भी मौजूद होता। इत्तेफाक से शाम को हम सब लोग जो अपनी बड़ी सी गाड़ी में सवार थे एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां सफ़ेद फार्म उससे पहले भी कई वारदातें कर चुके थे और रंगदार बाशिंदों को पुलिस का मशवरा था कि इस इलाके से दूर रहें, लेकिन जाहिर है कि हम लोगों को इससे भला क्या खौफनाक हो सकता था। अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी एक मुनासिब सी जगह पर पार्क की ही थी कि 8-10 से सफ़ेद फार्मों की एक टोली ना जाने किस तरफ से निकलकर हमारे सामने आ गई। उन्होंने हम लोगों को देखा और उनके माथे पर शिकने पड़ गईं। आनन फानन उन्होंने हमारी कार को घेर लिया। अभी हम में से कोई भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा था। या अल्लाह खैर, नौशाबा की जुबान से बेख्तियार निकला। इन लोगों के तेवर तो अच्छे नहीं मालूम होते, नीचे उतरो। एक मोटे से गंजे नौजवान ने तालूत की तरफ का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तालूत ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। नीचे उतरो ब्लैक एशियन, एक मोटे से सफ़ेद फार्म गंजे नौजवान ने कहा। नौशाबा को अगरचे मामूली अंग्रेजी आती थी, लेकिन इतनी बात तो वो भी समझ गई और उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया। उसके दोनों बच्चे भी जो कराची के अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में ज़ेरे तालीम थे अच्छी तरह समझ गए कि सफ़ेद फार्म गंजे ने क्या कहा है। उन मासूम बच्चों के चेहरे फक हो गए, लेकिन शकीला के चेहरे पर मुकम्मल सुकून था। उसे मालूम था कि इन गुंडों की भला क्या हैसियत है। लेकिन नौशाबा और उसके बच्चों के अलावा राशिदा भी सख्त खौफजदा नजर आ रही थी। वो अभी अभी एक लंबी बीमारी से सेहतियाब हुई थी और कमज़ोर भी बहुत थी। उसने हौले से शकीला से कहा, आंटी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शकीला ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम्हारे दोनों अंकल इन जैसे बीसियों बदमाशों के लिए काफ़ी हैं। तुम खामोशी से तमाशा देखती रहो। तालूत ने मोटे गंजे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखकर मुस्कुराता रहा। इस असना में उन सभी ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया था। सड़क पर बड़ी रौनक थी और हर तरफ जगमगाते हुए सफ़ेद फार्म चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन वह सब के सब लाताल्लुक से हमारे पास से गुजरते चले जा रहे थे। किसी ने एक लम्हे के लिए रुककर यह भी देखने की जहमत नहीं की कि हम लोग कौन हैं और हमारे ऊपर क्या बीत रही है। सुना नहीं तुमने, जलील एशियन? सफ़ेद फार्म गंजा ज़ोर से धाड़ा। मैं कहता हूँ गाड़ी से नीचे उतरो। अच्छा, अगर हम गाड़ी से नीचे उतराए तो तुम हमारा क्या कर लोगे? तालूत ने ठीठ अंग्रेजी लहजे में कहा। क्या तुम अपनी गली जुबान चलाने के अलावा अपने गंदे हाथ चलाने का भी इरादा रखते हो? ज़्यादा बकवास मत करो और नीचे उतरो, मोटे गंजे ने गाड़ी की छत पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। अगर तुम्हारी शामत ने तुम्हें धक्का दिया है तो फिर यूं ही सही, तालूत ने कहा। आओ भाई आरिफ। और वह अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। मैं भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गया। नौशाबा के दोनों बच्चे मेरे और तालूत के दरमियान अगली सीट पर ही बैठे हुए थे, जबकि शकीला, नौशाबा और राशिदा पिछली सीट पर बैठी थीं। दोनों बच्चे बुरी तरह सहमे हुए थे। हम दोनों मुख्तलिफ सिमतों से गाड़ी से नीचे उतरे और तालूत आने वाहिद में मेरी तरफ आ गया। सफ़ेद फार्म गंजे गुंडों ने गाड़ी को तो छोड़ दिया और हम दोनों को घेरे में ले लिया। तुम लोग क्या चाहते हो? तालूत ने कदरे शाइस्तगी से कहा। हम लोग तुम्हारे मुल्क में सयाह हैं और तुम्हारे मेहमान। हमारे साथ तुम्हारे यह अजीबोगरीब सलूक नाकाबिले फ़हम है। हम तुम्हारे मुल्क में रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम तमाम कालों से नफरत करते हैं। एक सफ़ेद फार्म गंजा चीख कर बोला। और कालों को अजियत पहुंचाकर हमें दिली मुसरत हासिल होती है। और इसके साथ ही उसका भारी भरकम मुक्का तालूत के जबड़े की तरफ लपका, लेकिन दूसरे लम्हे वो हाय कहकर पीछे हट गया और बुरी तरह अपने हाथ को मसलने लगा। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। उसका ये हाल देखकर उसके साथियों की आंखों में जैसे खून उतर आया और वह भूखे गिद्धों की तरह हम दोनों पर पल पड़े। उनमें से कई एक तो तालूत से लिपट पड़े और कई एक ने मुझ पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी, लेकिन चंद मिनट के अंदर अंदर वह सबके सब जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने और तालूत ने उन सबों को मार मार कर उनकी शक्लें बिगाड़ दी थीं। वो सब इंतहाई हैरत और बेयकीनी के आलम में हमारे हाथ पीट रहे थे। उनमें से चंद ने गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक को अपने एक दांत से हाथ धोना पड़े, दूसरे का शाना उतर गया और तीसरे के टखने में सख्त किस्म की मोच आ गई। वो अपनी सारी कुव्वतें इस्तेमाल करके हमें मार रहे थे और नहायत गंदी और फोहश गालियां बक रहे थे, लेकिन उनकी बहादुरी का यह ड्रामा चंद मिनट से ज़्यादा बाकी न रह सका और मैंने और तालूत ने उन सबों को खाक चटा दी। शदीद हैरत और खौफ के आलम में उन्होंने भागना चाहा, लेकिन मैंने और तालूत ने उनमें से एक को भी भागने नहीं दिया। तालूत तो तालूत ही था, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी मदद करने के लिए रासिम मौजूद है और उसी की कुव्वत के बलबूते पर मैं उन लोगों का इतनी आसानी और कामयाबी से मुकाबला कर रहा था। नौशाबा, राशिदा और नौशाबा के दोनों बच्चे बड़ी सख्त हैरत और मुसर्रत के आलम में यह मंजर देख रहे थे। उन लोगों को शकीला की बात का यकीन नहीं था, लेकिन अब जबकि उन्होंने अपनी आंखों से सारा मंजर देख लिया तो उन्हें शकीला की सच्चाई और हमारी बेमिसाल बहादुरी का यकीन आ गया। खबरदार, जो किसी ने भागने की कोशिश की। तालूत ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उन लोगों को पीछे धकेलते हुए कहा। मैं भी उसके साथ इस कार खैर में शरीक था। तुम सब के सब एक कतार में सीधे खड़े हो जाओ, चलो जल्दी करो गंजे जलीलो, तालूत ने उन्हीं की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तकरीबन उन सबकी शक्लें बिगड़ गई थीं। किसी के होंठ फटे हुए थे तो किसी की आंख सूजी हुई थी, किसी का गाल लटक गया था तो किसी का बाजू झूल रहा था। उनमें से कई एक बुरी तरह करा रहे थे। तालूत ने एहतियात से काम लेते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा जख्मी नहीं किया था और यही काम रासिम ने भी किया था।
अचानक उनमें से एक ने, जो निस्बतन बेहतर हालत में था, अपनी जेब में हाथ डालकर एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया और एक तेज आवाज के साथ इसे खोल दिया। गाड़ी में बैठी हुई नौशाबा और राशिदा की अचानक चीखें निकल गईं, लेकिन जाहिर है कि मेरी या तालूद के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वह गोरा चाकू हाथ में लिए तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से तालूद के गले पर वार करना चाहा, लेकिन उसके दिल की हसरत दिल ही में रह गई। तालूद के एक थप्पड़ ने उसका मुंह टेढ़ा कर दिया। वो लहराता हुआ दूर जा गिरा और उसने कई कलाबाजियां खाईं। चाकू उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। इसके बाद उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई और कदम उठाता। अलबत्ता चंद एक ने भागने की कोशिश जरूर की, जो मैंने और तालूद ने नाकाम बना दी। अब अगर तुम में से किसी ने अपनी जगह से जुम्बिश की तो उसके सारे दांत तोड़ दूंगा, तालूद ने चिंगाड़ कर कहा। और उसकी आवाज़ अचानक बहुत खौफनाक हो गई और उसका चेहरा भी गुस्से के मारे स्याह हो गया। सबके सब एक लाइन में खड़े हो जाओ बदमाश के बच्चों। गंजे गोरों ने फौरन एक कितार बना ली। वह सबके सब इस बात को समझने से यकसर कासिर थे कि सिर्फ हम दो आदमियों ने इतने बहुत से लोगों पर किस तरह काबू पा लिया। ये तो मशरिक के कोई गैर मामूली लोग मालूम होते हैं, उनमें से एक ने दूसरे से आस्था से कहा। पता नहीं इन्हें मशरिक का कौन सा फन हरब आता है, दूसरा बोला। ये ना तो जूडो जानते हैं ना कराटे, और न इस किस्म की कोई और शय। ये लोग तो मुझे कोई जादूगर मालूम होते हैं। बकवास बंद करो और एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ, तालूत ने उन्हें हुक्म दिया और उन सब ने तामील की। वह सब के सब एक दूसरे के पीछे इस तरह खड़े हो गए जिस तरह बच्चे रेल रेल खेलने में एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब तुम में से हर शख्स अपने आगे वाले शख्स के कान पकड़े, तालूत ने दूसरा हुक्म जारी किया। वह सबके सब घबराकर और मुड़ मुड़ कर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे, लेकिन तालूत की दूसरी जोरदार डांट ने उनके छक्के छुड़ा दिए और उन्होंने एक दूसरे के कान पकड़ना शुरू कर दिए। अब एक अजीबोगरीब और दिलचस्प मंजर देखने वालों की नज़रों के सामने था। इनकी तादाद 8 थी और इनमें से 7 ऐसे थे जिनके कान दूसरों के हाथ में थे। सिर्फ आखिरी आदमी ऐसा था जिसके कान किसी के हाथों में नहीं थे, क्योंकि उसके पीछे कोई और आदमी मौजूद नहीं था। उन लोगों को इस हालत में खड़ा देखकर लाताल्लुकी से गुजरने वाले सफ़ेद फाम भी अपनी लाताल्लुकी को बरकरार नहीं रख सके और अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर चलते चलते ठिठक कर ये मंजर देखने लगे। बाज तो सरसरी नज़र से देखते गुजर गए और बाज बाकायदा रुक कर ये मंजर देखने लगे। मैं और तालूत उन टीचरों की तरह उनकी तार के पास खड़े हुए थे जिन्होंने गोया स्कूल के बच्चों को सजा दी हो। अब सारे गंजे बदमाशों की नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं और उनकी सारी अकड़ फूं रुखसत हो गई थी। तालूत ने बारी बारी एक लाइन से उन सब के दाएं रुखसार पर एक तमांचा रसीद किया कि उनके सफ़ेद गालों पर सुरख निशानात वाज़े तौर पर नुमाया हो गए। ये मंजर उन बहुत से लोगों ने देखा जो वहां खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने ना तो मुदाखलत की और ना कुछ कहा। बदमाश के बच्चों, तालूत ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, अब तुम्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम हमेशा ही लोगों को अपनी हस्बे मर्जी तजलील व तहकीर का निशाना नहीं बना सकते। हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम सयाह हैं और सिर्फ तुम्हारा मुल्क देखने के लिए आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। हम तो तुम्हारे मुल्क पर थूकते भी नहीं। और याद रखना, आइंदा किसी एशियाई को अहमक, जलील और घटिया ना समझना, वरना इससे भी बुरा हशर होगा। और इन अल्फाज के साथ ही तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। जब तक हम लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना न हो जाए उस वक्त तक तुम लोग इसी हालत में रहोगे, तालूत ने चलते चलते कहा। अगर जरा भी अपनी जगह से हिले तो हम दोबारा वापस आकर तुम्हारा बुरा हशर करेंगे। गंजे गोरों को जैसे सांप सूंघ गया था वो उसी तरह बेसोरकत खड़े रहे। मैं और तालूत गाड़ी में सवार हो गए। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारे रवाना होने के वक्त तक गंजे गोरे उसी तरह खड़े हुए थे। अलबत्ता हमारे जाने के बाद, जैसे कि तालूत ने पीछे मुड़कर देखा और बताया, वो लोग एक दूसरे के कान छोड़कर तेजी से मुंतशिर हो गए और मुख्तलिफ सिमतों में भाग गए। यूसुफ भाई और आरिफ भाई, नौशाबा ने इंतहाई हैरतनाक लहजे में कहा, आप लोग इंसान हैं या जिन? और मैं उनके फिक्रे पर दिल ही दिल में हंस पड़ा। उस बेचारी को क्या मालूम था कि वह अपनी मासूम सादा बयानी में कितनी बड़ी हकीकत बयान कर गई है। आखिर ये किस तरह मुमकिन हो सका कि आप सिर्फ 2 आदमियों ने उन 8 मुस्टंडों पर काबू पा लिया, और वो भी इस तरह के वो सब के सब बिल्कुल बेहाल हो गए और आप लोगों के इशारों पर नाचने लगे। भाई ऐसा कौन सा जादू आता है आप लोगों को? इसमें किसी जादू वगैरह का मसला नहीं है, तालूत ने कहका लगाते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि असल मैदान उसके हाथ में रहता है जो शुरू में मुदाफ़ियत इख्तियार करे और मुखालफत को हमला करने का मौका दे। इस तरह उसे मुखालिफ की कुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि हम दोनों ने बरसा बरस का तवील अरसा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारा है। हर मुल्क का अपना कोई ना कोई खसूसी फ़न हरब या दाव पेच वगैरह मौजूद है, और हमने एशिया, यूरोप, लातीनी अमरीका और अफ्रीका के ममालिक के ऐसे ऐसे फ़नून हरब सीख रखे हैं कि हम दोनों बिला मुबालगा 20-20 आदमियों पर भारी पड़ सकती हैं। तुम देख रही हो कि हम लोगों के जिस्म भारी भरकम नहीं है। बाज़ लोगों का यह ख्याल है कि सिर्फ हट्टे कट्टे लोग ही अच्छे फाइटर हो सकते हैं, लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जितनी फुर्ती, चुस्ती और मुस्तादी हल्के फुल्के जिस्मों में होती है उतनी भारी जिस्मों में नहीं होती। चुनाचे जनाब, हम लोगों के जिस्मों में बिजलियां भरी हुई हैं और बवक्ते ज़रूरत यही बिजलियां मुखालफिन के छक्के छुड़ा देती हैं।
कमाल की बिजलियां हैं साहब, नौशाबा ने कहा। वाकई बिजलियां ही बिजलियां हैं। अभी तक तो सिर्फ उर्दू और पंजाबी फिल्मों में ये मनाजिर देखे थे कि हीरो साहब दर्जनों मुखालफिन को मार मार कर भुरकस निकाल देते हैं और उनके अपने जिस्म पर खराश तक नहीं आती। लेकिन आज तो अपनी आंखों से ये जीता जागता मंजर देख लिया और वाकई इस बात का यकीन करना पड़ा कि उर्दू और पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर बिल्कुल ही अकल से पैदल नहीं होते। होते तो वो अकल से पैदल ही हैं, मैंने नौशाबा की तरफ देखे बगैर कहा, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा फ़नून हरब हम लोगों ने सीखे हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में कम ही लोग होंगे जिन्हें इतने फ़नून हरब आते हों। जी, बजाय इरशाद फरमाया, शकीला की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके लहजे की काट को बखूबी समझ रहा था। ज़ाहिर है कि वो तालूत की हकीकत से वाकिफ़ थी और उसे अच्छी तरह इल्म था कि हम लोग जो दास्तानें सुना रहे हैं उनमें कहाँ तक सदाकत है। मुझे हैरत है अंकल कि पुलिस क्यों नहीं आई, रास्ता ने कहा। अगर हम कुछ देर और इस तमाशे को जारी रखते तो पुलिस ज़रूर आ जाती, तालूत ने हंसते हुए कहा। कोई ना कोई दिल जला गोरा पुलिस को फ़ोन कर देता और वो लोग आन धमकते। फिर क्या होता अंकल, रास्ता ने मासूम लहजे में पूछा। हम मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि पिटाई तो आप लोगों ने की थी। वो लोग तो यही कहते कि उन्हें आप लोगों ने मारा था। राशिदा के इस जहानत अमेज सवाल पर तालूत हंस पड़ा। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भला कौन इस बात का यकीन कर सकता कि दो निहत्थे आदमी 8 आदमियों पर हमला कर देंगे। ज़ाहिर है कि पुलिस भी इतनी बेअक्ल तो नहीं है कि यह ना समझ सके कि यह बदमाशी की पहल किसकी तरफ से हुई होगी। हम लोगों में थोड़ी देर तक इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। राशिदा नौशाबा के दोनों बच्चों के जहन से अब हर किस्म का खौफ बिल्कुल निकल चुका था और वो लोग बिल्कुल मुतमईन थे और अपने आप को महफूज समझ रहे थे। हम लोगों ने एक होटल में बहुत उम्दा सा खाना खाया। इसके बाद एक मिजाइया पिक्चर देखी और रात देर गई अपने होटल में वापस आ गए। सब लोग महवे ख्वाब थे और मैं अपने कमरे में तन्हा लेटा जाग रहा था। हम लोग जिस होटल में मुकीम थे उसमें 3 बेडरूम थे। एक बेडरूम में शकीला और तालूत का क़याम था, दूसरे में राशिदा नौशाबा और उसके दोनों बच्चों का, और तीसरे में मैं था। मैं अपने बिस्तर पर खामोश लेटा हुआ था और मेरा जहन लंदन से हज़ारों मील दूर कराची के फेडरल बी एरिया के एक छोटे से मकान का तवाफ़ कर रहा था। वह मकान जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जिसके सारे दर दीवार मुझे किसी अनजानी और दिल में उतर जाने वाली खुशबू में डूबे हुए महसूस होते थे। इस मकान में एक फ़र्द मौजूद था, एक हस्ती मौजूद थी, एक ऐसी हस्ती जिसका मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसकी मेरे साथ कोई कराबतदारी नहीं थी, लेकिन जो फिर भी जैसे मेरे वजूद का, मेरे जिस्म और जान का एक हिस्सा बनती चली जा रही थी, जो मुझ पर मुसल्लत होती जा रही थी, जिसे मैं अपने से दूर रखने की कोशिश करता, लेकिन मेरे लाशऊर की कुव्वतें मेरी शऊरी कोशिशों को बार बार शिकस्त दे देती। मुझे ये सोच सोच कर हैरत होती थी कि मैं लंदन आने से पहले रज़िया के घर क्यों गया। लेकिन जब वो सारी बातें याद आती, जब रज़िया का हूर जैसा चेहरा और उसका शाखे गुल की तरह लचकता हुआ, महकता हुआ, दमकता हुआ, संवरता हुआ, निखरता हुआ, खिलखिलाता हुआ, रंगों में डूबा हुआ पैकर मेरी निगाहों के सामने लहराता, तो मैं अपने आप को एक तिलिस्मी ख्वाब में गुम पाता। मुझे बेसाख्ता वो वक्त याद आया जब आज से तकरीबन 1 साल से कुछ अरसा पहले इसी बेरहम शहर के दस्ते सितम ने मुझसे मेरा सरमाया हयात छीन लिया था। हम लोग अफशां को जिंदा अपने साथ लेकर आए थे और यहाँ से लकड़ी के सीलबंद ताबूत में उसके जसदे खाकी को वापस लेकर गए थे। वो भी कितना अजीबोगरीब सानिया था। रज़िया का चेहरा एक बार फिर मेरी नज़रों से गायब हो गया और उसकी जगह अफशां की तस्वीर उजागर हो गई। अफशां के तस्वुर ने जहाँ एक तरफ दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया, वहीं उसे एक खास किस्म का इत्मीनान भी अता किया। इन्हीं ख्यालात में गलता हूँ पेचा, ना जाने कब मुझे नींद आ गई। क्या बात है, तुम्हारी आंखें कुछ भारी और सूजी सूजी लग रही हैं, तालूत ने नाश्ते की मेज़ पर मेरी शक्ल को गौर से देखते हुए कहा। कोई खास बात नहीं है, मैंने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। रात को ज़रा ठीक से नींद नहीं आई। मगर क्यों, कोई खास वजह? नौशाबा ने अपनी सादगी में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके गलत होने का उसे खुद ही फौरन एहसास हो गया और वह जल्दी खामोश हो गई। खास वजह क्या हो सकती है नौशाबा बहन? मैंने दुख भरे लहजे में कहा। आप तो इस वक्त हम लोगों के साथ थी नहीं, जब तकरीबन 1 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे। इस जिक्र से अब कोई फ़ायदा नहीं आरिफ भाई, शकीला ने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले मुझे रोक दिया। गुजरी हुई अलमनाक दास्तानों की याद ताज़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो कुछ हो चुका है उसकी तलाफी अब दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आप अपने दिल को कहाँ तक दुखाएंगे? मुझे बेहद अफसोस है आरिफ भाई, नौशाबा ने बड़े माजरत ख्वाना लहजे में कहा। मुझे आपसे यह अहमकाना सवाल नहीं करना चाहिए था, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से जवाब दिया। तुमने कोई अहमकाना सवाल नहीं किया। वो वाक़यात तो बहरहाल मेरे जहन में मौजूद हैं, उनका नक्श मेरे दिल पर से कौन मिटा सकता है? और ना जाने क्यों अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करते वक्त मुझे ऐसा लगा गोया मैं झूठ बोल रहा हूँ, गोया मैं अपने आप को और दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को अंदर ही अंदर टूटते हुए महसूस किया। अच्छा भाई, अब लंदन में अगर कुछ देर घूमना फिरना है तो घूम फिर लो, शॉपिंग वगैरह करना हो तो कर लो, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। अब से 3 घंटे बाद हमें एयरपोर्ट पर मौजूद होना है, जहाँ से हम पेरिस के लिए रवाना होंगे। तालूत ने एकदम मौजू बदलते हुए कहा। हाँ, शॉपिंग तो कुछ करनी है,
शकीला ने कहा। दोनों बच्चों के लिए कुछ किताबें लेनी है। मैं अपने नौशाबा और राशिदा के लिए बहुत सा कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदूंगी। और हाँ, जीनत, खाला और क्यूम भाई के लिए भी चीज़ें हैं। राशिदा, तुम अपने अब्बू और अम्मी और अपनी बहन के लिए जो भी चीज़ें लेना चाहो बिला तकल्लुफ़ ले लो। नहीं नहीं आंटी। राशिदा ने एकदम टूटे हुए लहजे में एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ ना लें। पागल मत बनो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। शकीला ने प्यार से उसे डांटा। राशिदा सर झुकाकर खामोश हो गई। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बहुत ज़्यादा हसास लड़की थी। राशिदा, मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे दिल में जो फजूल बातें उन्हें निकाल कर फेंक दो। और ये याद रखो कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसानियत और इंसान दोस्ती होती है। जो लोग इस दौलत से महरूम हैं उन्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। तुम्हें मालूम है कि हम लोगों का वसी कारोबार है, पैसे का कोई मसला नहीं। अगर इन इतने बहुत सारे पैसों में से कुछ थोड़े बहुत पैसे तुम जैसी अजीज़ हस्तियों पर, तुम जैसी कीमती और प्यारी जिंदगियों पर खर्च हो जाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम हरगिज़ हरगिज़ अपने दिल में ये गुमान न करना कि हमने तुम पर कोई एहसान किया है या तुम हमारी मरहून मिन्नत हो। नहीं प्यारी बहन, प्यारी बेटी, हरगिज़ नहीं। हमारी नज़र में इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नस्बुलैन ये है कि इंसान इंसान के काम आए, और हम इसी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तुम यकीन करो राशिदा, हमें दूसरों की मदद करके, दूसरों की मुश्किलात हल करके जितनी खुशी होती है उतनी खुशी खुद उन लोगों को भी नहीं होती होगी जिनके मसाइल हम हल करते हैं। मैं आप लोगों का किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करूँ अंकल, राशिदा ने गलूगीर आवाज़ में कहा, और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। शकीला ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, अजीब पागल लड़की है, भला इसमें रोने की क्या बात है। चलो अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, वक्त बहुत कम है। ज़रा देर बाद हम लंदन के बाज़ारों में घूम रहे थे।